चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Let us start with Enterprise Information Systems, the second part of our paper number 7 EIS and SM. इसको हम वैसे तो फर्स्ट पार्ट होता है लेकिन हम लोग बाद में कर रहे हैं, तो इसको हम Enterprise Information System सेकंड पार्ट 50 मार्क्स का एग्जाम है आप लोगों का ये. अगर मैं इसको SM के साथ कंपेयर करूं तो SM के मुकाबले यस इट इज अ लिटिल टेक्निकल, थोड़ा सा सिलेबस भी ज्यादा है इसका. अगर मैं इसको चार्ट्स वगैरह में समराइज करूं तो ये उससे काफी ज्यादा सिलेबस लगना शुरू हो जाता है. और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फील्ड का सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली आईटी बेस्ड सब्जेक्ट है, कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है, तो एज कॉमर्स स्टूडेंट्स हमारा हाथ थोड़ा सा टाइट होता है आईटी के अंदर. हम लोगों को डिटेल में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सा टफ भी लगता है. तो क्या ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है कि हम लोग इसको पास भी नहीं कर सकते? आइए एक बार इस बात को पहले एनालाइज करते हैं. इसलिए आज मैं सिलेबस नहीं कराता, पहले जो इस सब्जेक्ट को लेकर डर है आपके दिमाग में वो डर खत्म करने की कोशिश करता हूं. अगर हम आईईआईएस की बात करें तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई नया आया हुआ सब्जेक्ट नहीं है. काफी सालों से इंस्टीट्यूट इसको पढ़ा रहा है. पेपर 2 में ही पढ़ाता था. पहले इसको ये आईटी नाम से पढ़ाता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. तो पेपर का नाम होता था हमारा आईटीएसएम. जो आईटी का सिलेबस था वो नो डाउट सिलेबस ईआईएस के मुकाबले ज्यादा टेक्निकल था. उसके अंदर वो हमें कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ाता था. रैम्स की फंक्शनिंग, रोम क्या होते हैं, प्रोसेसर्स, रजिस्ट्रीज, डेटाबेसेस. बच्चे को मुश्किल लगता था. इनफैक्ट हमें भी पढ़ाने में दिक्कत लाती थी क्योंकि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद हमें भी उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी. इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अराउंड 2-1 साल पहले सिलेबस रिवाइज किया और इस सब्जेक्ट का नाम चेंज करके इसको ईआईएस बना दिया, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. और ऐसा करने पर उन्होंने सिलेबस के अंदर से जो बहुत ज्यादा टेक्निकल आईटी पार्ट था वो काफी हद तक रिड्यूस किया. और कहीं ना कहीं ईआईएस सब्जेक्ट में आपका एक कॉमर्स और थोड़ा बहुत आईटी, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूरत पड़ती है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में जिक्र करना शुरू किया. तो ज्यादा उसको कॉमर्स ओरिएंटेड बनाया. तो ये सब्जेक्ट अब आईटी का वो सब्जेक्ट नहीं रहा. अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो अपने, जब ऑब्वियसली कोई सीए बन चुका है या फाइनल में है तो उसने अराउंड 1.5-2 साल पहले पढ़ा होगा, तो शायद उसने ये आईटी सब्जेक्ट पढ़ा होगा. तो उसका जो डर आपको पास ऑन हो रहा है वो इस सब्जेक्ट को लेकर हो रहा है. ये सब्जेक्ट अभी पिछले आया ही 3 या 4 अटेम्प्ट में है. तो रिसेंटली अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ईआईएस कंपैरेटिवली आईटी के मुकाबले आसान है, हाँ. लेकिन अगर आप एसएम के मुकाबले कंपेयर करें तो नो डाउट एसएम के मुकाबले ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है. बिकॉज एसएम में फिर भी आप लोगों को अपना सब्जेक्ट होता है, मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है. कहीं ना कहीं बीएसटी या जो आप फर्स्ट ईयर में बॉम्ब सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपना बीकॉम के अंदर, उससे कहीं ना कहीं मैच खाता है कुछ ना कुछ. एक आधा पॉइंट आप भूल भी जाएं तो आप अपने आप बना सकते होते हैं, आपको समझ आ चुका होता है कि हाँ ये हम लिख लेंगे. ईआईएस में ऐसा करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है बिकॉज यहाँ पर ये टेक्निकल है, आईटी बेस्ड है. तो अगर आप भूलते हैं तो जनरली आप लोग उसके बारे में अपने आप नहीं लिख पाते हैं. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. आइए इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो टोटल 5 चैप्टर हैं. काफी बल्कि सिलेबस है, चैप्टर्स काफी बड़े बड़े हैं. मैंने जब उनको चार्ट्स में भी समराइज किया है तो वो चार्ट्स में भी अराउंड 72 चार्ट्स बन जाते हैं. तो अगर आप समझेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है एसएम का और है 50 मार्क्स का ही. इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में रखना चाहता था. अब क्या सर ईआईएस समझ नहीं आता, इतना मुश्किल है? हाँ, कुछ पोर्शंस इसमें ऐसे हैं जो समझने में प्रॉब्लम आती है. कुछ पोर्शंस में एट द आउटसेट ऑफ द क्लास ही बताना चाहता हूं कि शायद आपको समझ आए भी ना, उसको आपको अनफॉर्चुनेटली क्रैम करना पड़ेगा. और आप लोग जानते हैं बेटा हर थ्योरी पेपर में थोड़ा बहुत इतना होता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है कि थोड़ी बहुत क्रैमिंग तो ये करा के मानते हैं हमसे. तो इसके अंदर एक पार्ट है, इतना है कि आपको लगेगा कि यार ये एकदम सिर्फ याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है. मैं कोशिश करूंगा सिंपल भाषा में समझाने की, लेकिन इवेंचुअली क्या है, उसके 4 पॉइंट्स पेपर में लिखने हैं. जब तक आप वही 4 पॉइंट्स नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं आएंगे. तो हाँ, उस हद तक वो क्रैमिंग है. लेकिन वो पोर्शन कितना है उसके बारे में बात करते हैं. मैं जो ईआईएस का सिलेबस है, जनरली इस ईआईएस को सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं. कैटेगरी ए क्वेश्चंस, बी क्वेश्चंस और सी क्वेश्चंस. कैटेगरी ए क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बेस्ड, जो आपको समझ आ जाते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं. जैसे जनरली ये आपसे बात करेगा, यहाँ पर जो मैंने ईआईएस का आपको बताया सिलेबस के बारे में, इसमें आपसे बात करेगा अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो मार्केट के अंदर आई हुई हैं. ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में, डिफरेंट पेमेंट मेथड्स के बारे में. उसके अलावा ये आपसे कोर बैंकिंग की बात करेगा. अगर आप समझे तो आज के डेट में जो हमारे बैंक्स हैं वो कोर बैंकिंग सिस्टम पे चलते हैं, यानी कि सारी ब्रांचेस कहीं ना कहीं एक सर्वर से अटैच्ड होती हैं एक बैंक के. इसलिए अगर आप देखते हैं तो अगर आप एक जगह अकाउंट खुलवा के आते हैं
तो आप दूसरी जगह जाके ट्रांजैक्ट करते हैं, घर बैठ के इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, अगर आप एटीएम पे जाते हैं तो बैंकिंग सारी एक जैसी ही हो गई है, यानी कि वही पैनल जो एक बैंक एम्प्लॉय को दिख रहा होता है लगभग हूबहू पैनल वो आपको नेट बैंकिंग पे घर पे भी अवेलेबल करा देते हैं। आप एटीएम से भी ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी कि अब आप किसी ब्रांच के कस्टमर नहीं रहते हैं, अब आप कहीं ना कहीं बैंक के कस्टमर बन जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। वो कोर बैंकिंग के बारे में आपको बता रहा है, कोर बैंकिंग में यूज होने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में आपको बता रहा है, आईटी एक्ट का जिक्र किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र किया गया है, कंपनी एक्ट का कुछ जगहों पे जिक्र किया गया है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक तरह से अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स हैं, हमें कहते हैं कि हाँ ये कराने चाहिए, कॉमर्स के बच्चे को बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट आए हुए हैं मार्केट में, अगर आप यूज कर रहे होंगे तो भीम, गूगल पे वगैरह इस तरह के मेथड्स आए, वो सब पढ़ा रहा है ये सब कुछ, इवन पेटीएम तक इस तरह के मेथड उसने समझाए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनको अगर आप स्वाइप करते हैं तो बैकएंड पे कैसी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक के पास, वो प्रोसेस क्या है बीच में, वो सब पढ़ाता है। तो इस तरह की चीजें उसने कवर की हैं। उसके अलावा थोड़ा सा लीगल एलिमेंट इन्वॉल्व किया है कि आईटी एक्ट के बारे में अलग अलग क्राइम्स बताए गए हैं कि आईटी से रिलेटेड क्या क्या क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जिक्र कर रहा है, वो सब टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे पार्ट ए हैं जो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, आने चाहिए, समझ भी आ जाते हैं और आप आसानी से पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अराउंड आपका सिलेबस का 50% पोर्शन मैं आप इसको पार्ट ए में डाल देता हूं जो कि आसान पोर्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट बी की तरफ जो हाँ थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, यानी कि वो थोड़ा सा आईटी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड बातें नहीं हो रही होती, कम ना कम आईटी होती है, जनरल टॉपिक्स होते हैं जो सुबह से शाम आप लोग यूज भी कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। या थोड़ा सा आईटी आना शुरू हो जाता है जहां वो आपसे बात करेगा रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती कैसी है। उसके बाद वो अलग अलग बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल में बात करना शुरू करेगा। कुछ नए कंसेप्ट्स आए हुए हैं मार्केट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस का कंसेप्ट चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजों के बारे में बात करेगा जो कि इंटरेस्टिंग है, पता होना चाहिए हमें आजकल के टाइम में कि भले ही आप इन चीजों को यूज नहीं करते हैं लेकिन मार्केट में ये आई है, ये आइडिया होना चाहिए। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट, ये कंप्यूटर की वर्किंग थोड़ी बहुत यहाँ समझाई गई है। इस तरह का जो पोर्शन है हाँ इट्स अ ब्लेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ भी आ जाता है लेकिन क्योंकि हमारी फील्ड का नहीं है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत रटना भी पड़ता है क्योंकि नया कंसेप्ट है। तो ये 25% अराउंड आपका 25% से 30% में मैं कहूं तो ये आपका इस तरह का कोर्स है जो अगेन मैनेजेबल है। हाँ उसके बाद आता है ये पार्ट सी, वो जो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा इन डेप्थ आईटी है। ये वो वाली आईटी है जो पहले पढ़ाई जाती थी, उसका कुछ पोर्शन अभी भी बरकरार है, जहां वो आपसे डेटाबेस मॉडल्स के बारे में बात करेगा, कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है, कंप्यूटर उसको कैसे प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद XBRL लैंग्वेजेस होती हैं, वो लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। तो आप समझेंगे यहां थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है हमें, हमें लगता है कि यार ये मुश्किल है, नो डाउट मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी फील्ड का नहीं है। लोग हैं जो इसको जानते होंगे, जो शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए टॉपिक्स बड़े आसान होंगे। जैसे अगर आज को आपको कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दे तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट टफ, हमें टफ लगती हैं क्योंकि हमने उसके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन की नहीं बचपन से। तो हाँ दिस इज 25% वो वाला पोर्शन जहां पर हमें समझने में उसको और नो डाउट उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है। अराउंड 20 to 25% पोर्शन हमारे पेपर में ऐसा है, मैं मानता हूं ये इसके अंदर। अब दिक्कत क्या आती है, बच्चा इस 20 और 25% को लेकर इतना हवा मचा के बैठा है मार्केट के अंदर कि EIS पास नहीं होता, आईटी पास नहीं होता। आपको किसने कहा है इस 20-25% के ऊपर फोकस करने को? कम से कम ये 75-80% पेपर जो मैनेजेबल है, जो समझा जा सकता है, जो पढ़ा जा सकता है, उसको तो कंप्लीट कर लें। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे को भी ये बात समझ आ जाती है कि सारा आईटी मुश्किल नहीं है, सारा EIS मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चन समझ आता है, वो किताब पढ़ना शुरू करता है, अराउंड पहले मान लीजिए 50 पेजेस का बुक के अंदर चैप्टर है, 20-25 पेज पढ़ता है, उसको बड़े अच्छे से समझ आ रहे होते हैं, कहता है बच्चा ऐसे ही बोलता रहता है मुश्किल है मुश्किल है, मुझे तो समझ आ रही है आईटी में कर लूंगा, क्योंकि वो ये वाला पोर्शन पढ़ रहा होता है। फिर सडनली बीच में 10-12 पेज ऐसे आते हैं जो ये आईटी वाले आ जाते हैं, ये उसको समझ ही नहीं आते और वो थक के वहीं किताब बंद कर देता है कि यार तो बड़ा मुश्किल है। मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने इन वाले पोर्शंस को अलग कर दिया है ताकि हम लोग चार्ट्स में बुक्स के थ्रू पहले वो पोर्शंस फोकस करें जो पेपर में पूछे भी जा रहे हैं और जो मैनेजेबल हैं, जो समझ भी आते हैं। फिर हम लास्ट में इस टॉपिक की तरफ जाएंगे, मैं ये सारा छुड़वाऊंगा नहीं, इसमें से कुछ टॉपिक्स
मैं आपको कराऊंगा जो पेपर के अंदर आने के चांसेस हैं, जो पास्ट ट्रेंड है कि वो आ रहे हैं पेपर के अंदर, पुराने सिलेबस में भी आते थे और नए सिलेबस में भी कॉमन है, तो वो वाले टॉपिक्स हम करेंगे। तो मैं आपको ऑन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग क्लियर कर देता हूं कि हाँ, जिस तरह मैं एसएम में आपको कह रहा था कि 100% गारंटी है कि बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्टडी मटेरियल के अंदर जो मैंने आपको कवर नहीं कराया। वो चार्ट्स, वो किताब अगर आप ढंग से कर लेते हैं, उसको आप रिवाइज करते रहते हैं प्रॉपर ढंग से, तो पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको आता नहीं होगा या जो आपने सुना हुआ नहीं होगा। हाँ, पढ़ के नहीं गए लास्ट दिन वाला समस्या है कि आपने रिवाइज नहीं की। एसएम हमने 100% कवर किया है, ईआईएस हम 100% कवर नहीं करेंगे। एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसके बाद वो वाले पोर्शन जो बहुत टेक्निकल हैं, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम अवॉइड करके अराउंड मैं ये कहूं तो हम लोग 90%, 90 नहीं तो 85% कोर्स हम लोग ईआईएस का कवर अच्छे से करके जाएंगे, जिसके थ्रू हम पेपर को पास करने की कोशिश करेंगे। आइए पैटर्न पे बात करें। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें या क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें, तो आपका ईआईएस लाइक एसएम 50 मार्क्स का एग्जाम है, जिसके अंदर अगेन जो पहले 15 मार्क्स होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे। अगर आप ईआईएस के एमसीक्यूज की बात करें तो जनरली जो ट्रेंड रहा है पीछे, 5 मार्क्स के 5 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 5 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। आजकल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं। वो एक सिनेरियो बना देता है, एमसीक्यू सेम होता है, उसके ऊपर कहानी लिख देता है, तो वो नीचे एमसीक्यूज होते हैं आपके सिलेबस से ही है। कुछ एक दो एग्जांपल्स में आपको क्लास में या जो आपकी बुक्स हैं उसके पीछे मैंने कुछ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज लगा दिए हैं। तो 15 एमसीक्यूज आते हैं, क्वाइट इजी। ये मैं कहूं तो बहुत स्कोरिंग होते हैं। जनरली बच्चा इसके अंदर सिर्फ क्लास सुन के थोड़ी सी मेहनत करके भी बड़े आसानी से 10 से 12 एमसीक्यू सही कर जाता है। कई बच्चे सारे भी सही कराते हैं अगर वो ढंग से पढ़ के जाएं। तो ये एक आसान पोर्शन है, क्योंकि आप समझे इसमें क्रैमिंग नहीं चाहिए। अगर आपको चीज समझ आ गई तो नो डाउट आपको उसकी डेफिनेशन नहीं आती होगी, नो डाउट शायद आपको उसके बारे में 4 एडवांटेजेस 4 डिसएडवांटेजेस नहीं पता होंगे, लेकिन कंसेप्ट तो पता होगा। अगर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यू कैन इजीली गो अहेड एंड आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक स्कोरिंग पोर्शन है जहां से हम आसानी से मार्क्स बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बाकी बचे 35 मार्क्स। अब इस 35 की जगह जो हमारा पेपर आता है वो आता है 45 मार्क्स का, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल चॉइस जो हमको दी जाती है। हमारा जो क्वेश्चन 1 होता है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, विच इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। ये कंपल्सरी रहता है पेपर के अंदर, आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ता है। इसमें एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वो छोटी सी एक आधी कोई 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेता है। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 और 5, ये हमारे पास 10 मार्क्स ईच के क्वेश्चन होते हैं। सो इन टोटल वी हैव 45 मार्क्स। इन चारों में से कोई 3 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। तो प्रैक्टिकली एमसीक्यूज आपके लिए कंपलसरी हो गए 15 मार्क्स के, वो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 3 और 2 का आएगा, वो कंपलसरी हो गया, वो हमें करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 3 4 5 में से कोई 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब ये अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो जनरली जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक वो 6-4 के आते हैं। जो मॉडल टेस्ट पेपर्स आए हैं और जो पिछले पेपर आए हैं, क्वेश्चन 6-4 के हैं। एसएम में जैसे 5-5 के आते हैं, यहाँ 6 और 4 के आते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये कई बार 8 और 2 का आ जाता है। इंस्टेड ऑफ 6 एंड 4 ये 8 एंड 2 का आता है, और इसमें 4 के साथ 4 की चॉइस आ जाती है, 2 के साथ 2 की चॉइस आ जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनता है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी होती है। ये 8 मार्क्स, तो अगर हम इसमें देखें ईआईएस में हमारे पास जो मिनिमम क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 6 का आता है, एंड हाईएस्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो 8 मार्क्स तक का आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते कितने मार्क्स हैं। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसके अंदर जो आंसर्स में एडवांटेजेस दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, कहीं डिफरेंसेस दिए गए हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं वो 15-15 16-16 है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर में कितना आता है मार्क्स का, ताकि हम उतने पॉइंट्स याद करके जाएं। ऑलरेडी सिलेबस में क्रैमिंग ज्यादा है, तो हमें एटलीस्ट लिमिटेड पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो 8 मार्क्स से ज्यादा आएगा। तो मैक्सिमम अगर आप 8 पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो दैट क्वेश्चन शुड, आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं पेपर के अंदर। और ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली हैं भी बहुत लिमिटेड से। अगर आप हर चैप्टर की बात करेंगे, 5 चैप्टर की बात करेंगे, तो हर चैप्टर में एवरेज 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लियरली दिखते हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनके अंदर 8-10 पॉइंट्स दिए गए हैं। वो क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको चार्ट्स के थ्रू, जो चार्ट्स में है उसमें आपको हाईलाइट करा दूंगा
इनफैक्ट आप एक हाइलाइटर साथ लेके बैठिएगा कि उन क्वेश्चंस को हम हाईलाइट कर लेंगे कि उनके हेडिंग्स को कि हाँ ये 8 मार्कर है। और अगर ऐसे 10-12 क्वेश्चंस टोटल हैं तो क्या वो 10-12 क्वेश्चंस हम पेपर के लिए तैयार करके नहीं जा सकते? क्या हमें पता है ये 12 क्वेश्चंस हैं, ये 8-8 मार्क्स के हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं 8 मार्क्स का, तो बेटर है ये 8 क्वेश्चन ये 12 क्वेश्चन कर जाएं। जैसे हमने एसएम में 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, वहां भी हमें पता है कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हमें पता है कि कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जहां से आ सकता है, तो वो वाला कर जाए। तो उससे एटलीस्ट क्या होता है कि एक इंटेलिजेंट लर्निंग है जिसमें आपको पता होता है कि आना तो इन्हीं 12 क्वेश्चनों में से ही कोई है ना 8 नंबर का, एटलीस्ट ये तो कर लें। उसके अलावा जो फ्लो चार्ट्स है, अगर आप फ्लो चार्ट्स की बात करें बेटा वो चैप्टर 1 का पार्ट है, तो पेपर में जनरली जो अब फ्लो चार्ट्स है वो चैप्टर या आपके 6 मार्क्स का या हद से हद 8 मार्क्स का आ सकता है। अभी तक जो पेपर में आपका आया है 6 मार्क्स के आ रहे हैं, इनफैक्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर आए हुए हैं उसके अंदर भी 6 मार्क्स का आ रहा है वो आपका फ्लो चार्ट। तो अगर पेपर में फ्लो चार्ट आ जाता है तो मैं आपको स्कोरिंग बताता हूं कि 10 से 12 मार्क्स ये आसान हो गए, 6 मार्क्स का फ्लो चार्ट बहुत आसान हो गया। इसके अलावा मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट इस 35 मार्क्स में से अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाए, हल्की फुल्की भी मेहनत कर ले, तो अराउंड 15 मार्क्स, कई बार 18 मार्क्स आसानी से बना लेता है। तो मैं आपको इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम बड़े आसानी से इसमें 25 से 30 मार्क्स तो बना सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट स्टडी चाहिए। हमें मुश्किल टॉपिक्स में नहीं फंसना, हमें ऐसे टॉपिक्स में नहीं फंसना जो हमें नहीं आते, हमें लिमिटेड पढ़ना है, उस लिमिटेड को इतने अच्छे से पढ़ना है कि उसमें से आए और हम अराउंड 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कराएं। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। अगर आप उसके 4 एडवांटेज पढ़ के गए हैं तो पेपर में वो 4 उसने पूछ लिए, आपने वो 4 लिख दिए, तो एग्जामिनर इज बाउंड उसको 4 नंबर देने पड़ेंगे। इट्स दैट इजी। बस पॉइंट क्या है कि हमें सिलेबस कवर करना है और सिलेबस में वो पोर्शन कवर करने हैं जो कि आसान है, जो कि पेपर के लेवल तक पहुंचाए जा सकते हैं। मेरा मकसद इस समय आपको ईआईएस का सारा सिलेबस करा दूं मैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकली समझे। जो बच्चे 2 ग्रुप कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी इतना सिलेबस है कि उनको एसएम और ईआई सबसे लास्ट में सूझती है आखिरी 1 महीने में कि भैया किसी तरह पास करा दो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो तरीका बता रहा हूं कि इसको 55-60 तक ले जाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हाँ, एसएम की अगर हम बात करें तो एसएम में मैंने आपको सारे चैप्टर पूरी तरह कवर कराए हैं। उसके अगर आप एमसीक्यूज देखें तो एमसीक्यूज बहुत सिंपल आते हैं, बड़े जनरल कॉमन सेंस बेस्ड आते हैं। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया है कि जिस बच्चे ने एसएम नहीं पढ़ी होती ना, उसको भी अगर आप एसएम के एमसीक्यूज दे दो ना, तो वो भी लगभग 15 में से 8-9 क्वेश्चन तो ठीक कर देता है, और जिसने पढ़ रखी हो तो लगभग सारे ही ठीक कर देता है। तो एसएम के अंदर यू विल हैव टू टारगेट मिनिमम 35, बड़े आसानी से आ जाते हैं। जब से एमसीक्यूज आने शुरू हुए हैं वी आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चा शायद 38 39 तक भी इसमें टच कर जाए। हाँ, मिनिमम एसएम में आपको 30 बनाने हैं, इससे कम नहीं बनाने। इतने बनाने बहुत आसान है क्योंकि 15 मार्क्स तो इसके अंदर से एसएम के अंदर एमसीक्यूज हैं जहां नाना करते भी 12-13 मार्क्स बन जाते हैं। उसके अलावा आपके पास 17-18 नंबर और बनाने के, तो 30 का टारगेट मिनिमम अगर बच्चा कोशिश करे तो 35 तो बड़े आसानी से बन ही जाते हैं, 38-39 तक भी जाया जा सकता है। तो ये अपने आप में आपका मेजर पासिंग वाला क्राइटेरिया पूरा कर देता है। लेकिन इसको छोड़ना मत ईआईएस को। मैं ये कहूं कि आप सारा ही छोड़ जाओ, नहीं होगा, उससे पास नहीं कर पाओगे आप सिर्फ पेपर। इसको इस हद तक लेके जाना है कि हाँ ये सपोर्टिंग रोल प्ले करे। तो हम क्या करेंगे, मेन फोकस इस पर रखेंगे। ऐसे मैंने आपको अच्छे से कराया, आप भी अच्छे से करिए, और उसके बाद कुछ एडिशनल मार्क्स 20-25 मार्क्स हम और बना सकें, उसके लिए हम ईआईएस की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम हावी सब्जेक्ट को करेंगे। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मुझे आपको देना था इस सब्जेक्ट को लेके। सिलेबस की बात करें तो हमारे पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक टोटल 5 चैप्टर हैं। अगेन बुक के अंदर तो ग्रंथ लिखे हुए हैं, पेज पे पेज लिखे हुए हैं। पहले तो मैंने स्टडी अपना जो मटेरियल बनाया है उसके अंदर कट शॉर्ट किया है इसको। जब 12-12 15-15 पॉइंट थे, जब मुझे मालूम ही है कि 8 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आना, तो मैंने 10 पॉइंट तक लिमिट कर दिया है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह पे आपको 10 से ऊपर पॉइंट्स दिखाई नहीं देंगे। जहां है ही 5-6 तो मैंने वहां 5-6 दिए हैं पूरे के पूरे, सिर्फ वहां कट किया है जहां एक्सेसिवली बहुत ज्यादा लिखा हुआ था बुक्स के अंदर। इंट्रोडक्शंस दी हुई थी, वो मैं आपको क्लास में वैसे समझा दूंगा, बुक में लिखने की क्या जरूरत है। सिर्फ मुद्दे के पॉइंट्स लिखे हैं बुक में जो याद करने वाले हैं। अब सर इसको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, हमने एसएम की बुक कौन सी खोली, आधे बच्चों ने आज तक खोल के नहीं देखी एसएम की बुक, चार्ट से ही काम चला रहे हैं। वैसे वो गलत स्ट्रेटेजी है। एसएम में बुक पक्का पढ़िएगा, बिकॉज आप समझेंगे वो उसी के सारे पास होने के लिए जा रहे हैं आप लोग, तो एटलीस्ट वो तो ढंग से करके जाइए। जो इसके चार्ट है, मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊं चार्ट्स को। सारे चार्ट्स में लगभग मैं ये कहूं तो अगर जो सिलेबस हमने करना है उसका 90% तो चार्ट्स में कवर्ड है। कहीं ना कहीं कमी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस पॉइंट के लिए आप बुक रेफर कर लीजिए, तो वो एक पेज चार्ट्स के साइड वाला खाली रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन है उसको वहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि पेपर वाले दिन आप लोग उन्हीं चार्ट्स को पढ़ के कंप्लीट कर सकें।
टोटल मैंने आपको बताया है, मैंने एग्जैक्टली गिने नहीं है, शायद 75 चार्ट्स के आसपास बने हैं जो आपको करने पड़ेंगे। सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 1 बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन देता है ईआईएस होता क्या है, बताता है कि अलग अलग तरह के बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं एंटरप्राइज के अंदर, लाइक ऑर्डर से आके कैश तक कन्वर्ट करना, मटेरियल्स परचेज करना, कस्टमर्स को ऑर्डर बेचना, इनके बारे में अगर इनको मैनुअली किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑटोमेशन कर दी जाए यानी कि कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाए इसके लिए, जैसे फ्लिपकार्ट करता है उनका लगभग प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, तो ऑटोमेटेड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा सा आईटी एक्ट का जिक्र करना शुरू करता है, रिस्क क्या है टेक्नोलॉजीज यूज करने के, इस तरह की बेसिक बातें चैप्टर 1 के अंदर दी गई हैं। जो आपका फ्लो चार्ट हमने कवर किया इससे पहले, वो फ्लो चार्ट आपका चैप्टर 1 का पार्ट है। तो अगर हम फ्लो चार्ट का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपका चैप्टर 1 से थ्योरी का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो मैं प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो विद चॉइस आपका हर चैप्टर लगभग 12 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का पेपर आ जाता है पेपर के अंदर। तो अगर हम 60 मार्क्स के पेपर की बात करें तो हमारे पास 12 नंबर का आ रहा है, तो लगभग 6 मार्क्स का अगर हमारे पास वो आ जाता है तो एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रह जाती है कि एक 4 नंबर का या एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि अब एमसीक्यूज आ गए हैं तो हो सकता है वो इसमें से भी कुछ एमसीक्यू में पूछ जाए, तो वो शायद 7-8 मार्क्स पर ही रुक जाए इस चैप्टर के अंदर अगर वो फ्लो चार्ट पूछ लेता है। हाँ, अगर फ्लो चार्ट नहीं आता पेपर में, जो कि अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, इंस्टीट्यूट ने हर बार, पहले तो आईटी में तो कंफर्म होता था कि फ्लो चार्ट पूछता ही पूछता है, अब जब से इसने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस की है, ईएएस का सिलेबस आया, उसने फ्लो चार्ट अल्टरनेट अटेम्प्ट्स में या अटेम्प्ट छोड़ छोड़ के पूछना शुरू कर दिया है। तो जब वो फ्लो चार्ट नहीं पूछता फिर उस केस में चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर 12 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो हम इसको प्रॉपर उस ढंग से करेंगे कि सारी थ्योरी करके जाए, छोटा सा चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। उसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 हमारा बात करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में। इसमें बेसिकली वो हमसे बात कर रहा है, या ये कह लीजिए कि हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, वो क्या होते हैं, पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने वाले सॉफ्टवेयर, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स, उसके बारे में बात करेंगे। कंपैरेटिवली आसान है चैप्टर, बहुत मुश्किल नहीं है। चैप्टर 4 में हम आए, अभी 3 के बारे में बात करता हूँ, 3 में मैं जान पूछ के नहीं जा रहा, 3 बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 4 में हम बात करें तो इसमें वो ई कॉमर्स की बात कर रहा है, जो सुबह से शाम तक आपका आजकल आप लोग करते हैं, या मोबाइल के थ्रू कॉमर्स करना, मोबाइल के थ्रू ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करना, और इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो मैं आपको कह रहा था, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, ग्रीन कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उम्मीद रहती है कि इसमें से आएंगे, क्योंकि ये अगर मैं समझूं तो ये चैप्टर हमारे पास वो कैटेगरी बी वाला चैप्टर है जिसमें आईटी भी इन्वॉल्व है और समझा भी जा सकता है उसको। एंड देन चैप्टर 5 इजी चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है, कोर बैंकिंग, पूरा का पूरा बैंकिंग के बारे में चैप्टर है। पहले नॉर्मल बैंकिंग के बारे में बताया है कि नॉर्मल बैंकिंग में क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर कोर बैंकिंग क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि ब्रांचेस के पास आज की डेट में ज्यादा पावर नहीं रही है, सारा का सारा डेटा सर्वर्स में स्टोर होना रह गया है, एक सेंट्रलाइज जगह पर डेटा सेव कर दिया जाता है, इसको सारे कंप्यूटर्स कहीं से, इनफैक्ट आप घर बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं, रियल टाइम हो जाता है डेटा प्रोसेसिंग की, कहीं से भी एक्सेस की जा सकती होती है। लेकिन इस कोर बैंकिंग के कई नुकसान भी हैं कि अगर वो सर्वर खराब हो जाए, उस सर्वर को कोई हैक कर ले, तो डेटा की प्रोटेक्शन, डेटा की अवेलेबिलिटी, इस तरह के रिस्क रहते हैं। तो उस तरह की बिल्कुल बेसिक बातें कोर बैंकिंग में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा उसने यहाँ आईटी एक्ट के बारे में बात किया है, तो ऑब्वियसली क्योंकि डेटा हैकिंग वगैरह से रिलेटेड टॉपिक आएंगे, तो आईटी एक्ट उसके बारे में क्या कहता है बैंकिंग वगैरह के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो दिस इज इन टोटल हमारा सिलेबस। ये जो आपका चैप्टर 3 है बेटा, ये चैप्टर 3 अपने आप में अगर मैं कहूं तो इन सारे चैप्टर्स का मिलाकर बराबर का चैप्टर है, क्योंकि अगर मैं इस 75 चार्ट्स की बात करूं, इनमें से अराउंड 25 भी नहीं, इनफैक्ट 29 चार्ट्स जो हैं वो इस अकेले चैप्टर के हैं। आप समझें, हमारा एसएम अकेला जो पूरा था वो 30 चार्ट्स में संभाल गया था, पूरा का पूरा समा गया था 50 नंबर का। यहाँ सिर्फ चैप्टर 3 आपका इतना है जितना आपका एसएम का सिलेबस है। इस चैप्टर 3 को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते क्या हैं, उन इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल्स क्या लगाने होते हैं, उन इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग, और बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। मैंने इनके मास्टर चार्ट्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जनरली हम कहते हैं बच्चे को कि ये चैप्टर लास्ट में करें, क्योंकि आना बेटा पेपर में इसके अंदर भी 10 से 12 नंबर का ही है भाई, हद से हद 15 तक का आएगा। सारा नहीं छोड़ेंगे, लिमिटेड करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझें मेहनत इतनी बहुत ज्यादा है, जितना आपका एसएम का पूरा कोर्स नहीं है उतना सिर्फ एक चैप्टर है। इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं पेपर में आता है, लेकिन फिर वही बात, 100% कोर्स करने के चक्कर में कहीं ये ना हो
कि हम बाकी भी रह जाए, हमारा बाकी भी रह जाए। तो अगर हम प्रैक्टिकली समझें, अगर पेपर में मान लीजिए 15 का आ भी जाता है, बाकी 35 मार्क्स का पेपर तो पहले तैयार कर लें, बाकी चैप्टर तो ढंग से तैयार कर लें पहले, उसमें से तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हालत में आए। फिर इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, हाँ कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहाँ हैं जो हर बार आते हैं, आने के चांसेस ज्यादा हैं, उन क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करेंगे करना उसको। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का, मैं चैप्टर 1 से आपको शुरू कराऊंगा। चैप्टर 1 के बाद मैं आपको कोर बैंकिंग या चैप्टर 2 या चैप्टर 5 दोनों में से कोई एक चैप्टर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी क्लासेस लगती है। वैसे 2 पे जाएंगे, 2 से बाद हम 5 पे जाएंगे कोर बैंकिंग के बारे में। फिर मैं आपके पास चैप्टर 4 पे आऊंगा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में। एंड लास्टली हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। वैसे मैंने चार्ट्स में पूरा कवर किया, 100% कवर किया है, बुक में भी मैंने 100% दिया है। पढ़ाते वक्त ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको करने की ज्यादा जरूरत है, तो हम मार्क कर लेंगे पेपर वाले दिन किस तरह से करना है। अब आपने इसको करना कैसे है, मैं आपको जो क्लास में कराऊंगा वो मैं आपको चार्ट्स रिवाइज में से करा दूंगा, जैसे हमने एसएम किया था। जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाऊंगा। आपका काम क्या रहेगा कि जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बुक में ईआईएस की जो आपकी थ्योरी है, एक बार उसको पढ़ लीजिए। उससे आपको क्या होगा, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो लगभग सारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा वैसे ज्यादा तो लिखा होगा, जितना चार्ट्स में उससे ज्यादा ही बुक के अंदर लिखा होगा, तो वो एक बार रीड करिए। उसमें अगर कुछ कमी लगती है, वैसे तो मैं आपको लिखवा दूंगा चार्ट्स के अंदर, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन में एक दो लाइनें कम है, तो वो एक्सप्लेनेशन में आप चार्ट्स को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो आप बुक को अवॉइड कर सकते हैं। एक बार आपने आपने चार्ट्स अपने अपने एक बार पढ़ के बुक को अपने चार्ट्स पूरी तरह से रिवाइज कर लिए, एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर लिए, पेपर वाले दिन आप चाहें तो सिर्फ जो आपकी चार्ट्स हैं उसी को पढ़ के आप पेपर में जा सकते हैं कि हाँ वो 70 पेजेस हैं हमारे पास, पेपर से एक दिन पहले हमें वो 70 पेजेस तैयार करने हैं, वो हमारी ईआईएस तैयार होगी। तो दिस इज ऑल। आइए इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ठीक है जी, चलिए।